भारतीय समाज में जातियाँ कहाँ से और कैसे आई? जातियों के बीच आपसी जुड़ाव की सबसे बड़ी वजह क्या होती है? जाति प्रथा के बारे में भारत के और दुनिया के इतिहासकारों में और समाजशास्त्रियों में और अन्य विद्वत समाज में बहुत पुरानी जिज्ञासा रही है। आज जो सहमति है वो वर्ण व्यवस्था के साथ जुड़ी है, जिसमें कहा जाता है कि भारतीय समाज की जाति प्रथा का जन्म वर्ण व्यवस्था के बिगड़ने से हुआ। वर्ण व्यवस्था मूलतः लोगों के गुण और प्रवृत्ति के आधार पर थी, और जब वो लचीलापन खो गई तब वो जाति व्यवस्था में बदल गई। लेकिन दूसरी तरफ इसके विपरीत भी मान्यताएं हैं। विशेष तौर पर जो तथाकथित द्विज जातियां हैं और सवर्ण जातियां हैं, उनसे अलग 3/4 जातियों में जाति के जन्म की अलग कहानियाँ हैं। उसमें सूरज का, चंद्रमा का, विराट शक्तियों का उद्गम से संबंध माना जाता है। जातियों में मुकाबले की होड़ की असली वजह समाज की शक्ति संरचना है। कुछ जातियाँ परंपराओं और शास्त्रों का बल लेकर के और समकालीन साधनों का संचय करके अपने को श्रेष्ठ बताती है। उसमें शिक्षा का, भूमि स्वामित्व का, व्यवसायों में कब्जे का और राज्य सत्ता के साथ निकटता का संबंध है। और जो जातियां वंचित हैं वो उस वंचना के खिलाफ, उस अभाव के खिलाफ, उस अन्याय के खिलाफ प्रयासरत रहती है, और ये टकराहट का कारण बन जाता है। तो जातियों के जन्म के बारे में ये कहना होगा कि इसका इतिहास पता लगाना बहुत कठिन है। विदेशी शासकों की एक मान्यता थी, देशी शास्त्रियों की एक समझ है, और हर जाति की अपनी गौरव परंपरा के कारण अलग अलग व्याख्या है। लेकिन समाजशास्त्रियों का ये प्रयास है कि जाति आज जैसी है, अतीत में कैसी थी उसमें ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। आज जैसी है वो कैसी है, और वो स्वीकार्य है या अस्वीकार्य है। हमारे संविधान ने जाति व्यवस्था से मुक्त भारत की कल्पना की है। इसीलिए हमारा लक्ष्य है एक जातिवादी समाज को जातिविहीन समाज की तरफ ले चलना, जिससे सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक न्याय हो, बंधुत्व हो और एकता हो। दूसरा प्रश्न है, क्या भारत में वर्णाश्रम व्यवस्था के बीच से कट्टर जाति व्यवस्था कैसे निकली? जातियाँ और उपजातियाँ और गोत्र के सामने आने के पीछे की वजह क्या रही? क्या ये ब्राह्मण वर्चस्व वाली व्यवस्था थी? वर्णाश्रम सिद्धांत का जो जन्म वेदों से माना जाता है, उसमें तो परम पुरुष के मस्तिष्क या सिर से, बाहु से, जांघों से और पैरों से जन्म की बात कही गई। इसके विपरीत गीता में चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः, उसमें ईश्वर अपने हाथ, पैर, पेट और सिर से नहीं बल्कि गुण और कर्म के विभाजन के आधार पर ईश्वर की बनाई हुई व्यवस्था का दावा करता है। गीता का ये संदेश है। लेकिन मनुस्मृति जैसे ग्रंथों में जाति और वर्ण के संबंध को परिभाषित करने की बजाय वर्ण की शक्ति के आधार पर सवर्णों द्वारा अवर्णों को वंचित करने, दंडित करने का ज़्यादा विवरण है। जो इधर की स्मृतियाँ हैं उसमें केरल के नंबूदिरी ब्राह्मणों द्वारा, तमिलनाडु के अय्यर अयंगारों द्वारा, महाराष्ट्र के पेशवा राज के दौरान जोशी, पंत और भट्ट जैसे लोगों द्वारा, और उत्तर भारत के द्विज जातियों से जुड़े लोगों द्वारा गैर द्विज जातियों के साथ बनाई गई दूरियां
और विशेष तौर पर अस्पृश्यता का आचरण, ये पिछले कुछ शताब्दियों की कहानी है। ये शंकराचार्य के समय में नहीं थी और बुद्ध के समय में तो नहीं थी, इसके निश्चित प्रमाण हैं। तीसरा सवाल यह है कि क्या भारतीय समाज से जाति व्यवस्था को बढ़ाने में मनुस्मृति का बड़ा योगदान है? जाति व्यवस्था और भेदभाव के बीच किस तरह बौद्ध धर्म निकला और हिंदू समाज में हाशिए पर खड़े लोग किस बौद्ध धर्म से जुड़ने लगे? आखिर का हिस्सा पहले देख लिया जाए, क्योंकि वो ताज़ा कहानी है। भारतीय समाज के हाशिए पर खड़े लोगों में महार जाति और अन्य अस्पृश्यता पीड़ित जातियों का महाराष्ट्र में एक ऐसा जागरण हुआ जिसके नायक ज्योतिबा फुले और डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर थे, जिसमें लंबे विमर्श के बाद डॉक्टर अम्बेडकर ने ये निष्कर्ष प्रस्तुत किया कि चूंकि भारतीय समाज में हिंदू धर्म में जाति विहीनता का कोई रुझान नहीं है, कोई संभावना नहीं है, इसलिए हमें हिंदू धर्म को छोड़ना पड़ेगा और बौद्ध धर्म को लेना पड़ेगा, अंगीकार करना पड़ेगा। तो तत्काल तो बौद्ध धर्म के आने का कारण जाति से मुक्ति की तड़प और भूख थी, जो महाराष्ट्र के दलितों में सबसे प्रबल थी। उत्तर भारत में भी इसका प्रभाव धीरे धीरे पड़ा और आज पूरे भारत में बौद्ध धर्म दलितों की मुक्ति का एक महामार्ग के तौर पर स्थापित और सम्मानित है। अभी इससे पीछे चलें तो मनुस्मृति का इस्तेमाल भारतीय समाज में कहाँ होता था ये तो कहना बड़ा मुश्किल है, लेकिन हाँ, अंग्रेजी राज ने मनुस्मृति को भारतीय समाज की परिभाषा का एक प्रामाणिक ग्रंथ बनाया और उसमें उनको उस समय के ब्राह्मण शास्त्रियों की मदद भी मिली, उस समय के राजाओं महाराजाओं का मुख्य समर्थन भी मिला। लेकिन मनुस्मृति की जो व्यवस्था है, इसके खिलाफ बुद्ध से लेकर के दयानंद और दयानंद से लेकर के विवेकानंद और अभी ताज़ा इतिहास में गांधी, इनमें से किसी ने भी मनुस्मृति को उसकी प्रामाणिकता को स्वीकार नहीं किया और न ही वंचित जातियों के लोगों ने उसको मान्यता दी। मान्यता अगर मिली तो राज दरबार में जो हिंदू राजाओं के इलाके थे, बड़ौदा, ग्वालियर, त्रावणकोर, कोचीन, मैसूर और अंग्रेजी राज का समाज प्रबंधन 1860 के बाद था। तो आप देखेंगे कि इसका जो लचीलापन है भारतीय समाज व्यवस्था का, जाति से मुक्ति की जो बेचैनी है, ये भक्ति आंदोलन से जुड़ी हुई है और वो भक्ति आंदोलन का इतिहास 15वीं शताब्दी से चलता है। उसी समय मुगल शासन का भी दौर शुरू होता है। तो भक्ति आंदोलन, मुगलों का और अन्य गैर हिंदुओं का शासन तंत्र पर नियंत्रण और विजयनगर और चोला और चालुक्य जैसे साम्राज्यों का दक्षिण भारत में वर्चस्व और पूर्वी भारत में उड़ीसा से आगे, उड़ीसा में जगन्नाथ परंपरा, स्वामी चैतन्य का बंगाल और असम पर असर और असम के आगे के भारत में आदिवासियों की सत्ता। तो आप कहेंगे कि गंगा जमुना के मैदान का जो जाति का सच है उसको पूरे भारत पर लादना गलत और जो पूरे भारत की विविधता है उसको न जानना और भी गलत समझ पैदा करता है। और इसमें समाजशास्त्रियों का, इतिहासकारों का, एंथ्रोपोलॉजिस्ट का प्रयास हो रहा है कि हम अपनी समझ का विऔपनिवेशीकरण करें, यानी जो अंग्रेजी राज के दौरान सामाजिक विमर्श की तस्वीर बनाई गई बांटो और राज करो के सिद्धांत के आधार पर, जिसको 1872 से शुरू सेंसस ने प्रामाणिकता दी, उससे आगे जाने की ज़रूरत है, क्योंकि सेंसस से जुड़ी जाति की पहचान राजनीतिक थी, विदेशी राज का औजार था। स्वराज की परंपरा में सेंसस से बनी जातियां, उनका कोई भविष्य नहीं हो सकता। चौथा प्रश्न है, मुस्लिम शासन के में किस तरह भारत में जाति व्यवस्था कायम रही? भारत के अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग जातियों के प्रभाव को आप किस तरह देखते हैं?
भारत में मोटे तौर पर दक्षिण भारत जाति कट्टरता का प्रबल केंद्र था। उत्तर भारत भक्ति आंदोलन से प्रभावित एक क्षेत्र था जहाँ हिंदू राजा सत्ता विहीन हुए या मुगल शासकों के अधीन हुए, इसीलिए उसको मुगल काल कहना अधूरा सच है। वो मुगल और राजपूतों का बड़ा गठबंधन था जो राजस्थान से लेकर के बंगाल तक के समाज को नियंत्रित करने का काम करता था। हाँ, जब जब किसी शासक ने, गैर हिंदू शासक ने हिंदू होने की सज़ा देने की कोशिश की, जैसे जजिया टैक्स लगाया या उनके तीज त्योहारों को उपेक्षित किया, तब एक आत्म सुरक्षा की भावना के आधार पर कहीं जाति की पंचायतों ने और कहीं धर्म के अखाड़ों ने हिंदू धर्म को एकता का आधार बनाया। लेकिन ये घटनाएं सीमित इतिहास का हिस्सा हैं। अकबर के काल में ऐसा नहीं था, शाहजहाँ के काल में ऐसा नहीं था, और नहीं जब मुगल साम्राज्य का पतन हो रहा था तो उसके संचालन की जिम्मेदारी मराठा लोगों ने अपने ऊपर ली, या अंग्रेजी राज के दौरान 1857 की बगावत में सिखों ने मदद किया, जाटों ने मदद किया। तो शासन की दृष्टि से हिंदू और मुसलमान, हिंदू और ब्रिटिश, हिंदू और हिंदू मिल करके राज चलाते रहे, इसलिए जाति के बारे में कोई एक सामान्य विमर्श नहीं था। हाँ, क्षेत्रों की दृष्टि से दक्षिण भारत कट्टरता का इलाका था, पश्चिम भारत में कट्टरता और उदारता के बीच में संघर्ष चला जिसको आप फुले अम्बेडकर परंपरा के रूप में पहचानते हैं, और उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का प्रयास जिसमें मीरा, कबीर, सूर, तुलसी, रैदास विविधता का एक इंद्रधनुष है। पांचवा और आखिरी सवाल है कि भारतीय समाज में अंग्रेज़ों ने किस तरह से जातियों के बीच दीवार को और ऊंचा बनाया। ये हमारे समाज और भविष्य की राजनीति के लिहाज से कितनी खतरनाक साबित हुई। अंग्रेजों ने जो षड्यंत्र किया उससे उनको लगभग 2 शताब्दियों तक सत्ता पर कब्जा बनाए रखने का मौका मिला, और हम आत्महीनता से ग्रस्त एक राष्ट्र के रूप में एक भ्रमित हुए और जिसको कहें कि रास्ते से भटक गए। लेकिन राष्ट्रीय आंदोलन ने अंग्रेजों के बनाए विमर्श का विकल्प प्रस्तुत किया और राष्ट्रीयता के आधार पर एक नई एकता खड़ी की जिसमें जाति का स्थान गौड़ होता चला गया। और राष्ट्रीय आंदोलन के आखिरी दौर में यानी 1934 से 1948 के बीच में तो गांधी जैसे राष्ट्र नायक और उनके समानांतर अंबेडकर जैसे समाज सुधारक, इन्होंने मिल करके जाति की प्रामाणिकता को ही हाशिए पर धकेल दिया, और भारतीय संविधान सभा ने उस पर मुहर लगाते हुए भारत के भविष्य को जाति मुक्त, जाति विहीन भारत के रूप में परिभाषित किया। लेकिन हाँ, अंग्रेजों ने जब उनके हाथ में राज आया तो जातियों की पहचान का क्रम बनाया, कुछ जातियों को विशेष अवसर का लाभ दिया और उसमें तत्कालीन दौर में आरक्षण के सिद्धांत का इस्तेमाल किया, जिससे कि मुस्लिमों में एक हिस्सा अलगाववाद का शिकार हुआ। भारतीय समाज का जो वंचित हिस्सा था, विशेष तौर पर अस्पृश्यता पीड़ित, उनको हिंदू धर्म के अंदर जो बुराइयां थी उनके मुकाबले में अन्य धर्म और ब्रिटिश राज ज़्यादा नरम लगा। शिक्षा का प्रसार करने के लिए जो संस्थाएं बनी ईसाई मिशनरियों की, उन्होंने जाति विहीन शिक्षा बनाने का प्रयास किया। उससे भी भारत की जाति व्यवस्था के प्रवर्तकों और समर्थकों का बल कम हुआ। लेकिन ब्राह्मणों का वर्चस्व और जाति व्यवस्था को ब्राह्मण मात्र की रचना मानना अधूरा होगा, क्योंकि हर जाति की अपनी पंचायतें रही हैं, हर जातियों का अपना सामाजिक अनुशासन रहा है जो विवाह, जन्म और मृत्यु इन 3 महत्वपूर्ण मोड़ों पर अपने समाज के सदस्यों को संरक्षण देते रहे हैं। इसलिए जाति को ब्राह्मणों का षड्यंत्र बताना या अंग्रेजों की करतूत बताना आधा सच होगा। बहुत